बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एल्गोरिथम्स। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि किसी भी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी से क्या मुराद है और उसका एनालिसिस किस तरह से होता है और एनालिसिस क्यों करते हैं। हमारे पास एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। हर एक सॉल्यूशन एक एल्गोरिथम के ऊपर मुश्तमिल है। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा जब सॉल्यूशंस मौजूद होंगे तो हम उसका जायजा लेंगे कि उनके अंदर से कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है। तो उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का जो मैकेनिज्म है वो एनालिसिस है। और एनालिसिस किस बेस के ऊपर होगा? वो कॉम्प्लेक्सिटी की बेस के ऊपर होगा। तो एनालिसिस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं और इसके अंदर मजीद जो टर्म यूज होंगी उनको तफसील के साथ एक्सप्लेन करता हूं। एनालिसिस क्या है? By definition, analysis is the process of finding the computational complexity of the algorithm. Analysis किसी भी एल्गोरिदम की कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को फाइंड करने का एक मैकेनिज्म है। अब कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या है, उससे क्या मुराद है, उसको देखते हैं। कंप्लेक्सिटी इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू रन इट। कंप्लेक्सिटी से मुराद वो रिसोर्सेज हैं जो किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए यूज होंगे। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? पार्टिकुलरली फोकस ऑन टाइम एंड स्पेस। जब हम किसी भी एल्गोरिदम को रन करने के रिसोर्सेज के हवाले से बात करते हैं तो खास तौर पे उसके अंदर एक टाइम होता है और दूसरा स्पेस है। स्पेस से मुराद मेमोरी है और मेमोरी से मुराद प्राइमरी मेमोरी जो रैम है। एक एल्गोरिदम रन होने में रिसोर्सेज जो टाइम और स्पेस, कितना टाइम रिक्वायर्ड करता है और कितनी मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। कोई भी एल्गोरिदम जो कम से कम रिसोर्सेज यूज करेगा वो एल्गोरिदम बेहतर होगा। बाद टाइम और स्पेस की बेस के ऊपर जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर भी प्रेफरेंस टाइम को देते हैं। तो जो एल्गोरिदम कम टाइम के ऊपर अपनी वर्किंग को मुकम्मल कर लेगा हम उस एल्गोरिदम को बेस्ट एल्गोरिदम डिक्लेयर करेंगे। और अगर दोनों एल्गोरिदम ऑलमोस्ट सेम टाइम के ऊपर अपनी वर्किंग को कंप्लीट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों एल्गोरिदम कमोबेश एक जैसे हैं, दोनों में कोई सा भी सॉल्यूशन आप यूज कर सकते हैं। तो ये है एल्गोरिदम की कंप्लेक्सिटी का एनालिसिस करने का तरीकाकार। अब ये किस तरह से होगा और इसके अंदर मजीद क्या चीजें हैं उसको भी देखते हैं। टाइम कंप्लेक्सिटी से क्या मुराद है? टाइम कंप्लेक्सिटी इज द लेंथ ऑफ एन एल्गोरिदम्स इनपुट टू द नंबर ऑफ स्टेप इट टेक्स। टाइम कंप्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको टोटल कैलकुलेट कर लें, वो आपकी टाइम कंप्लेक्सिटी निकलती है। एक एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स कम भी हो सकते हैं। दो एल्गोरिदम्स के अंदर बाज़ औक़ात नंबर ऑफ स्टेप्स के ऊपर उसको जज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम है जो कि सिंपल है और दूसरे एल्गोरिदम के अंदर कोई लूप यूज हो रहा है तो बजाहिर लूप की स्टेटमेंट्स दो या तीन स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी लेकिन वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होंगी। तो जितनी दफा उन्होंने एग्जीक्यूट होना है हर दफा उसके स्टेप को काउंट किया जाएगा। टोटल जब उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमें आइडिया होगा कि एक एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है और दूसरे एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी वो क्या निकल रही है। तो दोनों के अंदर अगर बहुत ज्यादा फर्क है तो फिर जिसका टाइम कम होगा वो एल्गोरिदम बेहतर होगा। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी इज अ नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन इट यूजेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। स्पेस कम्प्लेक्सिटी से मुराद स्टोरेज लोकेशन है जो एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में यूज करेगा कि एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने में कितनी रैम को यूज करेगा। एक एल्गोरिदम जितनी ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करेगा एग्जीक्यूशन के दौरान उतना ही एल्गोरिदम वो वर्स्ट एल्गोरिदम कहलाता है एज कंपेयर टू कि एक ऐसा एल्गोरिदम जो एग्जीक्यूशन के दौरान कम मेमोरी को कंज्यूम करता है। टाइम और स्पेस की बेस के ऊपर सम टाइम हम स्पेस को इग्नोर करके टाइम को फोकस करते हुए उसके एनालिसिस के अंदर उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की एफिशिएंसी के ऊपर।
एफिशिएंट एल्गोरिदम, कि कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है और वो किस बेस के ऊपर एफिशिएंट है। एन एल्गोरिदम इज सेड टू बी एन एफिशिएंट व्हेन द वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर भी टाइम एंड स्पेस, आर स्मॉल, आर ग्रो स्लोली कंपेयर टू अ ग्रोथ इन द साइज ऑफ द इनपुट। एक एल्गोरिदम की वर्किंग के अंदर के रिसोर्सेज टाइम और स्पेस हैं। जो एल्गोरिदम इन दोनों रिसोर्सेज को कम यूज करेगा वो एल्गोरिदम एफिशिएंट है, और दोनों के अंदर भी प्रेफरेंस हम टाइम को देते हैं। एक एल्गोरिदम जो कम टाइम को यूज करते हुए अपने रिजल्ट्स डिलीवर करता है तो वो एल्गोरिदम बेस्ट एल्गोरिदम है। एक एल्गोरिदम की ग्रोथ किस बेस के ऊपर होती है? इसकी ग्रोथ उसके साइज के ऊपर होती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है। अगर एन का साइज बहुत बड़ा है तो उसके नतीजे में उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो टाइम कैलकुलेट होगा क्या उतना ही है, या उससे डबल है, या उससे 3 गुना है, या उससे भी ज्यादा है। और अगर जितनी इनपुट्स आप दे रहे हैं उससे टाइम कम है तो ये बेस्ट एल्गोरिदम है। और अगर जितनी इनपुट का साइज है उतना ही टाइम कैलकुलेट हो रहा है तो ये लीनियर बिहेवियर है। अगर उससे डबल आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक बिहेवियर है, और अगर उससे 3 गुना आ रहा है तो ये क्यूबिक के अंदर जाएगा, और अगर इससे भी ज्यादा है तो फिर फैक्टोरियल की तरफ बात जाएगी। हमारे पास एनालिसिस करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज की वैल्यूज आएगी वो डिफरेंट इक्वेशन की मदद से आएंगी। किसी भी एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को देखने के लिए हमारे पास 3 मुख्तलिफ अंदाज हैं जो कि उसके बिहेवियर कहलाएंगे। बिहेवियर ऑफ एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम के 3 बिहेवियर हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 बेस्ट केस है, नंबर 2 एवरेज केस है, और नंबर 3 वर्स्ट केस है। बेस्ट केस से क्या मुराद है? बेस्ट केस से मुराद कि उसके लिए आइडियल सिचुएशन है, और हमें पता है कि कोई भी एल्गोरिदम आइडियल सिचुएशन के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ही देगा। जबकि एवरेज केस से मुराद सिचुएशन मिक्स है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है, तो ये एवरेज केस है। और वर्स्ट केस ये है कि सिचुएशन उसके हक में नहीं है। वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी सिचुएशन ना होने के बावजूद भी अगर कोई एल्गोरिदम बेस्ट परफॉर्मेंस देता है तो इट मींस कि वो बहुत अच्छा एल्गोरिदम है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस वर्स्ट केस के अंदर इतनी अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली हमें पहले से आइडिया है कि वर्स्ट केस के अंदर उसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं हो सकती। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इन तीनों केसेस को समझने में मदद मिलेगी। मिसाल के तौर पे जो लोग क्रिकेट मैचेस को देखते हैं उनके लिए इसको समझना और ज्यादा आसान होगा। मिसाल के तौर पे एक मुल्क की टीम है, वो अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के सामने अगर खेलती है तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आइडियल सिचुएशन है होम ग्राउंड का, और होम क्राउड का उसको एडवांटेज हासिल है। वो किसी भी टीम के मुकाबले में बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकती है। सबको पता है कि अपने होम क्राउड और होम ग्राउंड के ऊपर ये टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है और किसी बहुत बड़ी टीम को भी आसानी से हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन अगर वो टीम अपने मुल्क के अंदर अपने लोगों के सामने ही किसी दूसरी टीम से हार जाती है तो इसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। एवरेज केस के अंदर क्या है कि अपने मुल्क के मिलते जुलते क्राउड और मिलती जुलती कंडीशंस के ऊपर वो किसी भी टीम के साथ खेलती है तो ये क्या है? वो एवरेज केस है। वहां पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी भी हो सकती है और वहां पे उसकी परफॉर्मेंस बुरी भी हो सकती है। एवरेज केस की परफॉर्मेंस को जज करना बहुत मुश्किल है। अब हम आते हैं तीसरे केस के ऊपर कि जो वर्स्ट केस है। वर्स्ट केस के अंदर कोई भी टीम किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाके उनकी टीम के साथ उनके लोगों के सामने और उनके ग्राउंड के ऊपर खेलती है। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें पहले से मालूम है कि उसके लिए हालात साजगार नहीं है, वो उसकी परफॉर्मेंस दूसरे मुल्क के अंदर दूसरे लोगों के सामने बुरी हो सकती है। लेकिन अगर वो टीम दूसरे मुल्क के अंदर दूसरे लोगों के सामने और दूसरे मुल्क के ग्राउंड के ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देती है तो इसका मतलब है कि वो टीम बहुत ही अच्छी है। तो ये 3 सिनेरियोज हैं। एक एल्गोरिदम के एनालिसिस करने के ये 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि कोई एल्गोरिदम वर्स्ट केस के अंदर अपनी किस तरह की परफॉर्मेंस वो देता है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सब्जेक्ट के अंदर हम ये फंडामेंटल चीजें पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर एक पूरे का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम ही एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम है।
जिसके अंदर तफसील के साथ किसी भी एल्गोरिदम के एनालिसिस को परफॉर्म करवाया जाता है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमने एल्गोरिदम्स के एनालिसिस नहीं करने, हमने जस्ट एल्गोरिदम बनाना सीखने हैं। जबकि इसके बाद जो एडवांस कोर्स होगा जिसमें आप एल्गोरिदम्स के एनालिसिस करना भी सीखेंगे। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल के साथ दो मुख्तलिफ एल्गोरिदम का एनालिसिस करके देखते हैं कि दोनों के अंदर कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है। एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम, ये हमारे पास दो एल्गोरिदम लिखे हुए हैं, नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। दोनों एल्गोरिदम्स के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। एक एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स कम है जबकि दूसरे एल्गोरिदम के अंदर स्टेप्स ज्यादा हैं। एल्गोरिदम 1 की अगर बात करते हैं तो स्टेप 1 के अंदर इनिशियलाइज एन इंटीजर एक स्टेटमेंट है जो एक इंटीजर को इनिशियलाइज करवा रही है। स्टेप 2 के अंदर उसको वैल्यू साइन की जा रही है और स्टेप 3 के अंदर उसकी वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया जा रहा है। इस एल्गोरिदम के अंदर सिर्फ 3 स्टेप्स हैं और 3 स्टेप के ऊपर ही वर्किंग मुकम्मल हो जाती है। एक सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, उसको वैल्यू असाइन की और उस वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया। अगर हम हर एक स्टेटमेंट के लिए 1 सेकंड का टाइम रखते हैं तो इस एल्गोरिदम के लिए 3 सेकंड लगेंगे और इसको 100 टाइम आप रन करेंगे तो इसका टाइम 3 सेकंड ही आएगा। तो ये कांस्टेंट टाइम है, इसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स फिक्स हैं और उसको जितनी दफा भी चलाएंगे वो एक जैसा टाइम ही देगा। जबकि इसके मुकाबले में जो एल्गोरिदम 2 है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर स्टेप 1 के अंदर एक इंटीजर डिक्लेयर हो रहा है बिल्कुल वैसे ही जैसे एल्गोरिदम 1 के अंदर था। स्टेप 2 के अंदर n की वैल्यू को इनपुट करवाया है। स्टेप 3 के अंदर एक लूप लगा दिया जो कि 1 से लेके n तक एग्जीक्यूट करेगा और स्टेप 4 के अंदर i की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब इस एल्गोरिदम के अंदर देखें तो बजाहिर हमें 4 स्टेप नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेप 3 और स्टेप 4 रिपीटेडली परफॉर्म होंगे जब तक कि i की वैल्यू n तक नहीं हो जाती। अब इस एल्गोरिदम के अंदर n का साइज अगर बहुत बड़ा है तो कितनी दफा तमाम स्टेप्स रन होंगे? स्टेप 1 और स्टेप 2 तो सिर्फ एक दफा रन होंगे, जबकि स्टेप 3 और स्टेप 4 मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो दोनों एल्गोरिदम को बजाहिर देखने से इतना फर्क नजर नहीं आ रहा था। हमें यही मालूम हो रहा है कि एक एल्गोरिदम के अंदर 3 स्टेप हैं जबकि दूसरे एल्गोरिदम के अंदर 4 स्टेप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड वाले एल्गोरिदम के अंदर स्टेप 3 और स्टेप 4 रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसके नतीजे में उसका जो टाइम है वो भी इंक्रीज करेगा। जितना n का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा ही इसका टाइम लगेगा। लेट्स सपोज अगर n का साइज 100 है तो 100 टाइम लूप चलेगा। n का साइज 1000 है तो 1000 टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। दोनों एल्गोरिदम को बजाहिर देखने से हमें मालूम नहीं होता जब तक कि हम उसका एनालिसिस नहीं करते कि दोनों के अंदर कितना टाइम लगेगा। अगर n का साइज 1000 है तो इस एल्गोरिदम का टाइम 1000 कैलकुलेट होगा, जबकि इसके मुकाबले में इसका टाइम सिर्फ 3 सेकंड है। और अगर n का साइज 10,000 है तो इसका टाइम 10,000 है जबकि उसका टाइम अभी भी 3 सेकंड है। तो ये डिपेंड कर रहा है इनपुट के साइज के ऊपर। इनपुट का जितना साइज कम होगा उतना ही टाइम कम लगेगा। अगर इनपुट का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके मुकाबले में टाइम भी बहुत ज्यादा होगा। ये जो बिहेवियर है ये लीनियर बिहेवियर है। लीनियर बिहेवियर कुछ इस तरह से है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका टाइम डिपेंड कर रहा है। जितना इनपुट का साइज बढ़ता जाएगा उतना ही टाइम बढ़ता जाएगा और जितना इनपुट का साइज कम होता जाएगा उतना ही टाइम कम होता जाएगा। लीनियर बिहेवियर के अलावा भी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या और भी दीगर बिहेवियर्स हैं जिनको एसिम्प्टोटिकली डिनोट किया जाता है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है? एसिम्प्टोटिकल एनालिसिस, द कॉम्प्लेक्सिटी इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन एफ ऑफ एन की फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा where n is the size of the input। asymptotic notation मैथमेटिकल नोटेशंस हैं जो किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इक्वेशन की मदद से ड्रॉ करने के बाद उसको फंक्शंस की सूरत में लिखने के लिए यूज होती है। हमारे पास 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं जो कुछ इस तरह से हैं, बिग थीटा, ओमेगा और बिग ओ, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ये 3 एसिम्प्टोटिक नोटेशन
तीन मुख्तलिफ केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। नॉर्मली हम किसी भी एल्गोरिदम को उसके वर्स्ट केस बिहेवियर के ऊपर चेक करते हैं कि उसका वर्स्ट केस बिहेवियर क्या है, और जिसको नॉर्मली बिग ओ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है? एन उसके अंदर इनपुट का साइज है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 100n है, जबकि दूसरी साइड में हमारे पास एक एल्गोरिदम है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। अब लेफ्ट साइड के अंदर जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर n के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि राइट साइड के अंदर n का स्क्वायर है। ये क्वाड्रेटिक बिहेवियर है। अब यहां पे n का साइज बहुत ज्यादा मैटर करेगा। लेट्स सपोज n का साइज 100 है, दोनों साइड के ऊपर 100 को पुट किया, इसका आंसर क्या आ गया? और इसका आंसर भी सेम आ गया। इस केस के अंदर एक बड़े कांस्टेंट की वजह से उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट करीब करीब हो गई। आमतौर पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो उस सूरत में जब इनपुट का साइज बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर इनपुट का साइज छोटा है तो कांस्टेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम n के साइज को बहुत बड़ा रख के देखते हैं, लेट्स सपोज n का साइज 1000 है, 1000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जबकि 1000 का स्क्वायर लेंगे, तो इस केस के अंदर n स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अगर हम n का साइज 1 मिलियन रखते हैं, 1 मिलियन को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको कंपेयर करें 1 मिलियन के स्क्वायर के साथ, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो इससे मालूम हुआ कि उस एल्गोरिदम के अंदर नंबर ऑफ इनपुट के साथ जो उसका बिहेवियर आता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक बिहेवियर लीनियर है जबकि दूसरा बिहेवियर क्वाड्रेटिक है। अगर आप इसको ग्राफ की शेप में रिप्रेजेंट करते हैं तो लीनियर का बिहेवियर ये है, जबकि स्क्वायर का कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा। n के स्मॉल साइज के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन n का साइज बहुत बड़ा होता जाएगा। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n है, जबकि दूसरे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है। तो दोनों के अंदर से जो बिग O n है वो बेस्ट एल्गोरिदम है, क्योंकि उसके ऊपर टाइम कम लग रहा है, जबकि उसके मुकाबले में जिसका बिहेवियर क्वाड्रेटिक है वो एल्गोरिदम अच्छा एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। जब हम किसी भी एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम उसको मैथमेटिकली भी प्रूव करते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है और कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट नहीं है। ये था आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखा, फेस कॉम्प्लेक्सिटी को देखा और एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बात की कि किस तरह से एल्गोरिदम को कौन सी नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।